हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलो हम करते हैं अपना पीएफ आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी आपके करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो। और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था पार्ट नंबर 2 में कि कुछ क्वेश्चन, जब आप ये वीडियो देखो तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना। वीडियो तो बहुत सारे बच्चों ने देखे पर क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दिए। ये बहुत गलत बात है कि आप, अगर मैं कोई इनिशिएटिव ले रही हूँ, आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप नहीं बता रहे हो। अगर मैं आपसे क्वेश्चंस के आंसर पूछ रही हूँ तो आप खुद सोचो ना कि बेनिफिट किसका है। आप ही का बेनिफिट है, आपको ही रिकॉल होगा, आपको ही याद होगा। आपको आंसर टाइप करने में भी दिक्कत होती है। मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे इस वीडियो के क्वेश्चंस के आंसर आप देते हो तो मैं आपको पीएफ में कितने कितने क्या क्या फॉर्म यूज होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, तो मैं आपको सब बताऊंगी। लेकिन सॉरी टू से आपने किसी ने भी आंसर्स नहीं दिए हैं, तो वो क्वेश्चंस के पीएफ के फॉर्म कहाँ का यूज होते हैं तो मैं नहीं बताऊंगी। मैं क्यों बेकार में इनिशिएटिव लूं, क्यों मैं आपको पेड कंटेंट टाइप फ्री में प्रोवाइड करवा रही हूँ कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। पर आप लोग वीडियोस देखते हो और कमेंट नहीं करते हो, ये बहुत ही गलत है। अब मैं सिर्फ उतने ही क्वेश्चन कराऊंगी जितना मुझे लगेगा कि करवाने चाहिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को कुछ नहीं दूंगी। तो चलो अब देखते, कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। अब हमारा नेक्स्ट ये लेक्चर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। अब मैं आपको सारे सेक्शंस भी नहीं बताऊंगी, जो आंसर होगा वो मैं आपको खुद करवाती हुई चलूंगी, जैसे और टीचर्स करवाती है, तो यही आपके लिए सुटेबल रहेगा क्योंकि आपके लिए एफर्ट करना बेकार है। चलो, अंडर दिस सेक्शन इज द एग्जम्पशन फ्रॉम ईपीएफ स्कीम प्रोवाइडेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी समितियों को ईपीएफ योजना से छूट किस धारा के तहत प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देख लेना, वो मैंने डाल दिए। अब मैं आपको इसी तरीके से करवाऊंगी, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर को टिक लगा दिया। क्योंकि मैं इतने एफर्ट करती हूँ, इतने एफर्ट करती हूँ, आप रिप्लाई तो करते ही नहीं हो, तो अब मैं भी एफर्ट करना बंद कर दूँ। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम? कर्मचारी पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? बोनस देना, ग्रेच्युटी देना, या पेंशन देना रिटायरमेंट, डिसेबिलिटी और डेथ के लिए, या दुर्घटना मुआवजा देना, या चिकित्सा का बिल चुकाना? तो आपको इसमें मुझे आंसर बताना है। अगर आप बता सकते हो तो, वैसे तो बताओगे नहीं आप। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पेंशन प्रोवाइड करना रिटायरमेंट पे, डिसेबिलिटी पे और डेथ पे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट हैपन टू ईपीएफ फंड व्हेन एन एम्प्लॉय रिटायर? जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो ईपीएफ की राशि क्या होती है? ठीक है, राशि का क्या होता है? इट इज ट्रांसफर टू पेंशन, ये पेंशन में ट्रांसफर हो जाती है। इट इज फॉरफिटेड, ये जब्त हो जाती है। इट इज पेड इन लमसम, ये लमसम में दी जाती है। इट इज टैक्स एंड विदहेल्ड, तो टैक्स सकता दे दी जाती है। इट इज गिवन टू एम्प्लॉयर, या फिर ये एम्प्लॉयर को दी जाती है। तो इसका आंसर है कि लमसम में दी जाती है। लमसम मतलब एक किस्त में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। What is the minimum number of year of service required to become eligible for pension under EPS? EPS के तहत न्यूनतम सेवा अवधि क्या है? मतलब ये पूछ रहा है कि आप अगर पेंशन फंड का अमाउंट निकालना चाहते हो तो आपको न्यूनतम कितना काम करना होगा, कितने साल तक? 5 साल, 7 साल, 10 साल या 15 साल? तो इसका आंसर है 10 साल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर ईपीएफ एक्ट? इनमें से कौन सा ईपीएफ एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है? एम्प्लॉयज ड्यूरिंग सैलरी अब प्रेस्क्राइब लिमिट, एक प्रेस्क्राइब लिमिट से एम्प्लॉय सैलरी दे रहा है वो नहीं आएगा। ठीक है, या एप्रेंटिस अंगेज अंडर एप्रेंटिस एक्ट, जो एप्रेंटिस एक्ट में कवर होते हैं वो नहीं आएंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, कैजुअल वर्कर और डेली वर्कर,
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिटिंग ईपीएफ कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर? ये तो मैंने आपको कल बताया भी था, परसों वाले लेक्चर में जो मैंने करवाया था। सैलरी देने के 7 दिन के बाद करना, 7 दिन के अंदर करना होता है, मंथ एंड के 10 दिन के अंदर करना होता है, ठीक है, या आप वेतन भुगतान के 15 दिन के भीतर करना होता है, या 20 दिन में करना होता है, या बाय हैंड करना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको बताया था ना कि 15 दिन के अंदर अंदर वो चालान भरना होता है, और मैंने आपको बताया भी था कि मैं किस तरीके से बनाती थी चालान। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। हु इज एलिजिबल टू बिकम ए मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम? ईपीएस का सदस्य कौन बन सकता है? सिर्फ 58 साल से अधिक उम्र वाले कर्मचारी, या जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं वो, या प्रत्येक ईपीएफ सदस्य कर्मचारी, या 25,000 जिनका मूल वेतन 25,000 से अधिक हो, या केवल स्थायी कर्मचारी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एवरी एम्प्लॉय हु बिकम ईपीएफ मेंबर, ठीक है, प्रत्येक ईपीएफ सदस्य कर्मचारी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ईपीएस? ईपीएस में केंद्र सरकार का कितना योगदान होता है? 1.16, 5%, 8.33, या 500 रुपए पर एम्प्लॉय, या फिर नो कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में हमारा जाता है ईपीएस में 8.33%। ठीक है, इसमें ये आंसर गलत दे दिया है, ये पुराना दे दिया है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे 8.33% जाता है हमारा ईपीएस में। ठीक है, पेंशन अकाउंट में। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट इज द मैक्सिमम वेज लिमिट फॉर मैंडेटरी ईपीएफ? ईपीएफ की मैक्सिमम वेज लिमिट क्या है? तो इसका आंसर है 15,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 7Q? ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61। This section specify that contribution are to be recovered as arrear of land revenue. कौन सी धारा ये बताती है कि अंशदान को भूमि राजस्व के रूप बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है? तो ये बताता है आपको सेक्शन 9। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। If an establishment voluntary want to come under EPF account, which section applies? यदि कोई प्रतिष्ठान स्वेच्छा से ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत आना चाहे तो कौन सी धारा लागू होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 1 सब क्लोज 4। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। Which section deal with exemption from all of any provision of EPF scheme? EPF योजना की सभी या कुछ धाराओं से की छूट से संबंधित धारा कौन सी है? तो वो है सेक्शन 17, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। What is the nature of contribution under EPF mandatory or voluntary? EPF के अंतर्गत अंशदान की प्रकृति क्या है? अनिवार्य है या स्वैच्छिक है?
तो मतलब कि आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। सभी ऑप्शन है मैंडेटरी फॉर ऑल, सबके लिए अनिवार्य है, ठीक है। केवल नियोक्ताओं के लिए है वॉलेंट्री, स्वैच्छिक, ठीक है। नियोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक है, या कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक है, या फिर अनिवार्य अधिक योगदान की अनुमति के साथ, ठीक है। तो वॉलेंट्री जो होता है ना, मैन्युटरी वॉलेंट्री, तो इसका ऑप्शन हम लगाएंगे डी, क्योंकि इसमें अगर आप ज्यादा दे रहे हो, ठीक है, तो ये कंपल्सरी हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 65, हु कैन इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर द ईपीएफ एक्ट? कौन करेगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग? तो ये करेगा ईपीएफ ऑथराइज ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद ही दे सकते हो। इसका आंसर आप खुद देना कि ईपीएफ में कितने पर्सन एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। शेड्यूल 1 में कितने 10 को, 15 को, 15 10 15 20 या 25 50, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ये आपका होमवर्क है। सिर्फ एक क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के लिए, ये तो कर ही सकते हो, बहुत ईजी है ये। क्वेश्चन नंबर 67, what does basic wage not include as per the definition in the employee provident fund? ठीक है। कर्मचारी भविष्य निधि प्रावधान 1912 में दी गई परिभाषाओं के अनुसार मूल वेतन में क्या शामिल नहीं है? ऑल ऑल emoluments earned while on duty, cash value of any food concession, emoluments earned on leave with wages, emoluments earned on holiday with wages, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं है, इसमें कैश वैल्यू नहीं आती पीएफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, कैश वैल्यू कभी नहीं आएगी, ये याद रखना। फूड कंसेशन की कोई कैश वैल्यू नहीं आती, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, who appoint the chairman and vice chairman of the central board under section 5A of the EPF and miscellaneous provision act? कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 5A के तहत केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त करता है, केंद्र सरकार करती है, कार्यकारी समिति करती है। तो वो करती है सी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, what is the standard contribution rate of the employer to the fund as a percentage of basic wages, DA and retaining, if any, under section 6 of the employee provident fund and miscellaneous act? कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 6 के तहत मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण के प्रतिशत के रूप में नियोक्ता द्वारा निधि में अंशदान की मानक दर क्या है? तो देखो क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा हुआ है, ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रेट क्या है, तो वो है 12%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर गलत है, एक बार मैं चेक कर लूंगी, मेरे हिसाब से 12% ही होता है, ठीक है। 10% जब था, जब कोरोना आया था ना, कोरोना आया था तो कुछ एस्टेब्लिशमेंट पे 10% कर दिया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन आप 10 ना कंसिडर करके 12 कंसिडर करना। क्वेश्चन नंबर 70, ये तो बहुत छोटा सा है। द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 एक्सटेंड टू विच पार्ट ऑफ इंडिया? कहाँ पर एप्लीकेबल है ये? ऑप्शन नंबर ए ओनली यूटी पे, स्टेट पे, होल ऑफ इंडिया या सिलेक्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटी पे? तो ये है आपका होल ऑफ इंडिया पे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं, ये स्लाइड ब्लैंक हो गई है। आज का लेक्चर मैं यहीं फिनिश करती हूँ, और मैंने आपको बोला था कि मैं पीएफ ऐप से 200 एमसीक्यूज कराऊंगी, बट आप लोगों ने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। ना आप कमेंट करते हो, ना आप आंसर देते हो, तो मैं इस
फिर इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।